आपसे ही शुरुआत करूंगा। जिस तरह से हमने देखा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है बाजार के अंदर, बाजार में उतार चढ़ाव भी है। परसों हमने देखा था मार्केट ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिया, फिर का उतार चढ़ाव दिखा और ये उतार चढ़ाव बना हुआ, इसमें निवेशकों के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन है और इसके साथ साथ ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है। तो आप हमें अगर डेटा के साथ बता पाए कि जब जब इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है या वॉर लाइक सिचुएशन हुई है पास्ट के अंदर, तो बाजार पे उसका कितना असर पड़ता है और वहां से आगे बाजार का कैसा प्रदर्शन रहता है? थैंक यू अनुराग। और अभी तक 2 इवेंट हुआ है पिछले 2-3 महीने में। सो वन इज द टैरिफ टेंट्रम, वो जो यूएस प्रेसिडेंट ने चालू किया था, और दूसरा अनएक्सपेक्टेड था वो पहलगाम का जो इवेंट हुआ और उसके बाद जो जो भी हुआ। सो एक पहले वाला तो अनसर्टेनिटी एक्चुअली रिजल्टेड इन एडवांटेज टू इंडिया। अब ट्रंप का अगर बॉडी लैंग्वेज देखा है इन द लास्ट 2 months, he has never been negative on India. While he was going after China, Vietnam and a couple of other large exporters, इंडिया के बारे में 10% किया था और 90 दिन तक उसने टाइम दिया है टू डू द सेटलमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. सो वी बिलीव दैट ट्रम्प टैंट्रम और टैरिफ का जो टैंट्रम है will actually turn into a positive into India. And we believe that पिछला 10 साल, 20 साल, 30 साल का जो भी आप देखेंगे, it has always been a advantage for exporters. अभी अगला 10 साल और 20 साल अगर आप देखेंगे, जो ट्रम्प जो कर रहा है should be beneficial for importers. And India, if you look at it, we are actually net importers, not net exporters, number one. So we will be beneficiaries, and we will benefit much more than what China, Vietnam, Korea and others will do. So that is number one. So nothing to worry in terms of Trump tariffs. The second most important बात जो है इस पुलवामा का जो हुआ और उसके बाद जो अग्रेशन हम लोग ने दिखाया और अभी सीज फायर हुआ है। आप अगर पिछला 4-5 जो ऐसा सिमिलर सिचुएशन टेरर अटैक्स अगर देखेंगे, there have been 3-4 attacks. So one is Kargil war which happened, one is Uri, one is surgical strike after that, and Mumbai attack 26/11. इसमें whenever these things have happened, we have seen the markets falling maximum up to 7%. 7-8% तक गिरा है, and there has always been a panic for the 2-3 days, 4 days, 5 days जो भी है. अगर आप एक महीने के बाद in all these 4 terror attacks और subsequent war like situation, अगर इंडेक्स को देखेंगे तो anything between 1% to 10% the markets have gone up within 1 month. So initially जो market गिरता है वो it is because of the panic and people add 1 + 2 and then they think that it is a long term. But once it gets sort of settled, then the markets stabilize and goes up, and then it works on fundamentals. And in all these 4 events, आप अगर देखेंगे एक साल के बाद only once the market has been negative. Otherwise, out of 5 times, 4 times the markets have been positive in the next 1 year after the event has happened, and the returns have been -1% in 1 year to maximum of around 81% return at the end of 1 year. So my sense is that जो investor है उनको खाली they have to keep a look at their asset allocation and the quality of underlying what they own and the quality of the managers what they have. So अगर ये उनका ठीक ठाक है
and as long as they're holding on to good quality underlying stocks है या mutual fund है जो भी है, they have nothing to worry, and then the markets will go as per the earnings going forward, and that is how the को returns चिंता will करने की happen. जरूरत पास आऊंगा। जब असेट एलोकेशन की बात होती है तो अभी की मौजूदा स्थिति के अंदर किस तरह का असेट एलोकेशन रखना चाहिए, और आपने तो स्टडी करी होगी वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी और म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो फंड्स हैं जो पूरी तरह से लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर कहां पर वैल्यूएशन आपको महंगे लग रहे हैं और कहां पर वैल्यूएशन अभी सस्ते हैं? आज का दिन में अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन ठीक ठाक है, 22.7 टाइम्स है पीई मल्टीपल। अगर आप 10 साल का एवरेज देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22.7। मतलब ये इट इज नॉट टू एक्सपेंसिव, इट इज नॉट टू चीप, बट इट इज फेयर वैल्यू। मतलब अगर अभी किसी को इन्वेस्ट करना है तो they can look at putting their money in large cap with least amount of downward risk based on the valuation. अगर मिड कैप और स्मॉल कैप अगर देखेंगे, दोनों इंडेक्स का पी मल्टीपल जो है अभी भी 10 साल का एवरेज से बहुत ऊपर है। So we are advising caution, a little bit of caution on mid and small cap for new investors who are coming in. उनके लिए जो भी इन्वेस्टेड पैसा है उसको छोड़ दीजिए, उसमें जो मिड और स्मॉल कैप में जो है उसमें आप कंटिन्यू कीजिए। नया जो पैसा अगर आपको डालना है उसको आप लार्ज कैप में और फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, और दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, नंबर 1। नंबर 2, जिसके पास भी अगर गोल्ड का एक्सपोजर नहीं है और if today they want to do the allocation, they can actually start buying into even at current value. जब भी uncertainty होता है in the world, gold will be a safe asset class, and with the dollar showing a little bit of weakness, मेरे ख्याल से gold will be strong to positive ओवर द एटलीस्ट 1-2 साल के लिए पॉजिटिव होगा। सो जो भी है उसमें और लार्ज कैप में आप एसआईपी और एसटीपी जारी रख सकते हैं। में आप एसआईपी एसटीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन मनोज जी, जो नए निवेशक हैं और जिनका हॉरिजन है, यंगस्टर हैं जो अगले 25 साल 30 साल का हॉरिजन लेके चल रहे हैं, उनको भी क्या सलाह रहेगी कि स्मॉल कैप मिड कैप से बचना चाहिए, या फिर जिनका लंबा हॉरिजन है उनके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा रिस्क नहीं है? नहीं, जिसका 5 साल के ऊपर का जो टाइमलाइन है उनको कुछ दे नीड नॉट फील, उनको रिस्क कम होगा। दे कैन स्टिल लुक एट लार्ज एंड स्मॉल कैप, एंड दे कैन डू इट थ्रू एसटीपी और एसआईपी रूट, क्योंकि वो एवरेज हो जाएगा, 1, 2, 5, 10 साल में एवरेज हो जाएगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है टू डू एसआईपी एसटीपी इन स्मॉल एंड मिड कैप फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जिन निवेशकों का लॉन्ग टर्म नजरिया है, 5 साल से ज्यादा का नजरिया है, उनके लिए स्मॉल कैप मिड कैप में भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो 5 साल से कम नजरिया जिन निवेशकों का है उनके लिए लार्ज कैप में निवेश करना मौजूदा वक्त में बेहतर होगा। पंकज जी, तो आप कह रहे हैं कि मौजूदा स्तर पे भी निवेश किया जा सकता है, तो आपको अपसाइड अभी गोल्ड में कितना और लग रहा है? और जो नए निवेशक हैं जो गोल्ड और सिल्वर में कंफ्यूज्ड हैं कि अब भाई गोल्ड में तो काफी अच्छा 30% से ज्यादा रिटर्न दिख गया है और अब सिल्वर में निवेश करना चाहिए, तो क्या आपकी सलाह होगी उन निवेशकों को कि सिल्वर में भी निवेश किया जा सकता है और गोल्ड के बराबर ही निवेश किया जा सकता है? क्या राय होगी आपकी गोल्ड में भी आगे के लिए, और सिल्वर में अब क्या राय होगी आपकी निवेश के लिए? अच्छा, देखिए, गोल्ड इज अ नेचुरल हेज अगेंस्ट डॉलर। डॉलर के अगेंस्ट हेज होता है गोल्ड। अभी आपका आज का हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबका व्यू ऐसा है कि डॉलर विल बिकम वीकर,
it might not get replaced as a reserve currency, but it might not be the strongest currency from a long-term perspective. अगर ऐसा situation है, how do you hedge your position against dollar? Normally in the past ऐसा हो सकता था कि होता था कि दूसरा कुछ करेंसी उभर के आएगा और that currency will take over. And normally these reserve currencies remain for 100 years, 120 years. अभी डॉलर का 100 और 120 साल के ऊपर हो गया. अभी टाइम आएगा कि थोड़ा ऐसा it will start diminishing. So till such time ये नया जो करेंसी जो उभर के आएगा, नया कंट्री का जो करेंसी उभर के आएगा और will threaten to become the next reserve currency. Till then, the only alternative that people have is gold. And अब अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल का अगर ट्रेंड देखेंगे कैसे गोल्ड का चाइना, जापान, इंडिया, so all of them are buying less of US treasuries and they are actually gold ज्यादा ले रहे हैं. So मेरे ख्याल से जब तक डॉलर का एंग्जाइटी रहेगा, गोल्ड का डिमांड बढ़ते ही जाएगा and it will give you return which will almost be equal to equity. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 25, 30%, 40% मिलेगा like what you have got in the last 1 year, but आपको decent return मिल जाएगा and एक तो return आ जाएगा, दूसरा आपका डॉलर के अगेंस्ट hedge भी हो जाएगा. So if dollar completely collapses, gold बढ़ेगा. So that is number one. Silver is largely a industrial commodity. Industrial activity and all the other related things on the electronic side वो बढ़ते ही जाएगा तो silver का demand बढ़ेगा. And silver has not performed so well in the past, in the last 2-3 years, while gold अच्छा performance है, silver का इतना अच्छा नहीं है. So maybe there can be some amount of catch up, but gold तो 100% allocation होना चाहिए. And जब मैं allocation बोलता हूँ तो not more than 5 or 10% of your overall asset allocation उतना होना चाहिए. The silver can be another investment platform and hoping that will catch up with gold at some point of time. आपको silver भी लेके रख सकते हैं, but gold तो it is a 100% hedge against the dollar and अगले 2 साल तक जब भी uncertainty होगा तो gold will continue to remain positive. आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में 10% तक गोल्ड के अंदर निवेश होना चाहिए और सिल्वर कितना निवेश होना चाहिए उसका भी अगर आप हमारे दर्शकों को परसेंटेज बता पाए, कुल पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत जो है सिल्वर के अंदर भी निवेश करना चाहिए? अनुराग जी, गोल्ड और सिल्वर मिला के 10% होना चाहिए. उससे ज्यादा मेरे ख्याल से बिकॉज इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट, उसमें डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको. ऑफ कोर्स पहले इंडिया में लास्ट 7-8 साल तक अच्छा मौका था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेने का. उसमें बहुत लोग ने अच्छा पैसा कमाया और इंटरेस्ट भी मिला उनको 2.5%. वो अभी अपॉर्चुनिटी आगे नहीं है. आपको ETF में लेना पड़ेगा या फिजिकल गोल्ड लेना पड़ेगा या गोल्ड फंड्स लेना पड़ेगा. सो मेरे ख्याल से 10% शुड बी इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर. और इसके अलावा कई सारे जो म्यूचुअल फंड है जो ग्लोबल स्टॉक्स में भी निवेश करते हैं, तो वहां पर आपका अगर कोई राय होगी किस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है? देखिए, नॉर्मली जो इंडिया से अपॉर्चुनिटीज है वो मोस्टली यूएस फंड्स है, चाइना का फंड्स है, आसियान फंड्स है. सो मेरे ख्याल से अगर डॉलर का वीकनेस आपको लगता है तो इट इज बेटर टू अवॉइड यूएस फंड्स. मे बी स्टार्ट लुकिंग एट आसियान एंड चाइना एक्सेट्रा, बिकॉज चाइना वैल्यूएशन बहुत गिरा हुआ था लेकिन अभी लास्ट 6 महीने में बहुत बढ़ गया है. फिर भी अगर आप इंडियन वैल्यूएशन और चाइनीज मार्केट का अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो चाइनीज वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ता है. सो मेरे ख्याल से द वैल्यूएशंस कैन गो टुवर्ड्स आसियान कंट्रीज एंड चाइना. ऑफ कोर्स इंडिया शुड बी द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इमर्जिंग मार्केट. पंकज जी, मैं आपके पास